नमस्कार। हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। हेल्थ फर्स्ट में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित स्वामी जी, कंसल्टेंट कैंसर रोग। सर आपका बहुत स्वागत है। नारायणा स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर से आप हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ कालिया जी, कंसल्टेंट एडवांस लेप्रोस्कोपी, GI ऑन्कोलॉजी एंड बैरिएट्रिक सर्जरी, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रोहित जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। GI कैंसर यानी पेट के कैंसर की इंसिडेंस क्या क्या है और ये किस प्रकार के होते हैं? मैडम, GI कैंसर, जिन्हें हम पाचन तंत्र का कैंसर भी बोल सकते हैं या पेट का कैंसर बोल सकते हैं, ये सभी कैंसर्स में चौथे नंबर का सबसे कॉमन कैंसर होता है। अगर हम बोलें कि 10 लाख नए केसेस के अंदर लगभग 2 लाख नए केसेस पाचन तंत्र GI ट्रैक्ट के कैंसर से होते हैं और कैंसर के कारण होने वाली 7 लाख के आसपास मृत्यु के अंदर लगभग 1 से 1.5 लाख की मृत्यु का कारण GI कैंसर बनता है। GI कैंसर्स के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं जिनके अलग अलग कैंसर होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर्स मैं आपको बताता हूँ। बड़ी आंत का कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर होता है। उसके बाद स्टमक, जैसे पेट भी बोलते हैं आम भाषा में, उसका कैंसर। उसके बाद आहार नली, जैसे ईसोफेगस बोलते हैं। इसके अलावा लिवर के कैंसर, पित्त की थैली के कैंसर, पेंक्रियास के कैंसर, ये सारे कैंसर कॉमन GI कैंसर्स होते हैं। चलिए ठीक है। इसी के साथ ही सौरभ जी, आप पेट का कैंसर जो है वो किस कारण से हो सकता है या फिर इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक्चुअली पेट के कैंसर में एक बीमारी नहीं है, मल्टीपल रोग हैं। तो हर अंग का जो कैंसर है वो अलग कारण से होता है। जैसे एक आहार नली का कैंसर मैं बताऊं तो टबैको, मतलब तंबाकू का किसी तरह का सेवन, स्मोकिंग या गुटखा। दूसरा अल्कोहल, कुछ खाने के तरीके हैं, जैसे कोई स्मोकिंग करके जो फिश खाते हैं या कोई अचार, ऐसी चीज़ें जो हैं जो कार्सिनोजेनिक होती हैं, उनसे भी हो सकता है। बट जैसे अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग कारण हैं। उसमें जो मुख्यतः जो कारण है एडवांस एज, मतलब उम्र के साथ कैंसर बढ़ते जाते हैं। मोटापा एक कारण है, मोटापे की वजह से कई बीमारियां हैं, तो उसमें कैंसर भी एक आता है। और तंबाकू और अल्कोहल, ये मेजर कारण हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं, जो अभी भी इंडिया में सबसे मेजर बीमारियां करते हैं, तो ये भी कैंसर करते हैं। और इसके अलावा डाइटरी फैक्टर्स हैं, जो डाइट में पोल्यूशन की वजह से, एडल्ट्रेशन की वजह से बहुत सारे केमिकल्स हम सॉलो करते हैं जो खाने में आते हैं, उनसे कैंसर बढ़ रहा है। कुछ जेनेटिक है, मतलब जो अनुवांशिक हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, जैसे गॉल ब्लैडर कैंसर का जो कारण है कि कुछ जीन्स में है, ऐसे ही कोलोन कैंसर जेनेटिक होता है। तो ऐसे कई कैंसर का कारण अनुवांशिक रीज़न हो सकता है। फिर जो एनवायरमेंटल रीजंस है, जो मतलब जैसे आपके कंट्रोल में हैं, उनमें डाइट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। कि कई लोग रेड मीट का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो उससे कोलोन कैंसर का रिलेशन है। कुछ लोग स्पेसिफिक तरह की चीज़ें खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैंसरजेनिक होती हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। बट मल्टीफैक्टोरियल कारण की वजह से हम कैंसर प्रिवेंशन के लिए, जो हम रोकथाम के लिए हम बात करते हैं, वह टबैको और अल्कोहल, ये दोनों चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करें तो GI कैंसर का मेजर कारण हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। जितने प्रकार के कैंसर होते हैं उतने ही प्रकार के कारण भी हो सकते हैं जिससे कैंसर होते हैं। चलिए ठीक है। और इन कैंसर के रोहित जी, शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं या फिर किससे पता चलेगा कि कैंसर की शुरुआत हो गई है? पेट के कैंसर के कई लक्षण होते हैं, जिनमें मुख्यतः ये होते हैं कि भूख कम लगना, वजन कम होना, शरीर पतला हो जाना, पेट फूल जाना, जिसको कहते हैं कि पेट में पानी भर गया है। इसके अलावा खाना निगलने में दिक्कत होना, खाना निगलने पे दर्द होना, खाना खाने के पहले या बाद में पेट में दर्द होना, नाभि के ऊपर डिस्कम्फर्ट होना या थोड़ा सा खाना खाते ही पेट बिल्कुल भरा भरा सा लगना, जॉन्डिस हो जाना जिसे हम पीलिया बोलते हैं, पीलिया होके खुजली वगैरह होना। इसके अलावा खून की उल्टी होना, लैट्रिन जो है वो काले रंग की आना, पेट में किसी तरह की कोई गांठ महसूस होना, ये सारे लक्षण कैंसर के हो सकते हैं। लेकिन लक्षणों की बात तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि लक्षण किस स्टेज में दिखाई देते हैं? कई बार ये होता है कि बहुत आगे आप निकल गए हैं, उसके बाद लक्षण दिखाई दे रहा है। जनरली पेट के कैंसर के लक्षण जो होते हैं वो 60 से 70% स्टेज 3, स्टेज 4 के कैंसर में ही आते हैं। और स्टेज 1, स्टेज 2 के कैंसर जो कि डिटेक्ट होते हैं वो जनरली 20 से 30% ही होते हैं, जो टोटल पेट के कैंसर से, उनमें से। अर्ली डायग्नोसिस का क्या महत्व है इन सभी के बीच में? अर्ली डायग्नोसिस का बहुत महत्व है इसके अंदर। अगर हम कैंसर को थोड़े बहुत ही लक्षण आने में
पेट दर्द होना या कुछ भी लक्षण होने पे अपने डॉक्टर से मिलते हैं और अर्ली डायग्नोसिस होती है, स्टेज 1 स्टेज 2 में हमें बीमारी पता चल जाती है, तो कैंसर का ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी काफ़ी शॉर्ट हो जाता है और उसको पूरी तरह से सही होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। चलिए ठीक है, इसको लेकर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि लक्षण आते हैं, फिर कौन से स्टेज में आते हैं, उसके बाद जो डायग्नोसिस है उसकी क्या प्रक्रिया होती है। डॉक्टर सौरभ, जो जांच की प्रक्रिया है या फिर डायग्नोसिस में कौन कौन सी जांचें होती हैं पेट के कैंसर में? एक्चुअली ये जो लक्षण सर ने बताए वो बहुत कॉमन है, मतलब आए दिन लोगों को कोई ना कोई गैस की प्रॉब्लम होगी, आफरा आएगा, उल्टी भी हो सकती है। तो हम डायग्नोसिस जब बोलते हैं, जब कुछ अलार्म सिम्टम हम कहते हैं कि ये सिम्टम अगर आते हैं तो आपको ज़रूर जांच करानी चाहिए। तो उसमें मेजर जैसे कि किसी को अगर अनीमिया है, खून की कमी है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप टेस्ट कराएं। तो टेस्ट में बेसिक अपना ही CBC होता है, जो ब्लड टेस्ट है, उसमें अगर हीमोग्लोबिन किसी आम आदमी में कम है तो मतलब कि कोई हमें आगे जांच करने की ज़रूरत है। तो डायरेक्टली हम मेजर जांच की बात नहीं करेंगे, पहले बेसिक जांच अगर हम करते हैं, जैसे पीलिया है तो लिवर फंक्शन टेस्ट हम कराते हैं। तो अगर लिवर फंक्शन टेस्ट में अगर आपको दिख रहा है कि पीलिया बढ़ रहा है या पीलिया है, डायग्नोस हो गया है, तो फिर नेक्स्ट है सोनोग्राफी। तो ऐसे स्टेप वाइज होता है सारी जाँचों का। तो बेसिक जो टेस्ट है उसमें जो डायग्नोस करते हैं कैंसर को वो है रेडियोलॉजिकल टेस्ट, मतलब सोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI, और एंडोस्कोपिक टेस्ट, मतलब दूरबीन से मुंह के द्वारा या मलद्वार के द्वारा जो एंडोस्कोपी करते हैं उससे जांच होती है कि पेट के अंदर कोई गांठ है, कोई अल्सर है जो कैंसर हो सकता है। फिर उसकी बायोप्सी की जाती है, उसका सैंपल लिया जाता है टुकड़े का, एंड उसको माइक्रोस्कोप में देखकर हम कह सकते हैं कि भाई ये कैंसर में कन्वर्ट हो गया है या कैंसर बन चुका है। तो डायग्नोसिस में पहले तो उसको पेशेंट को हमें समझाना पड़ता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग निगलेक्ट करते हैं, जांच नहीं कराना चाहते क्योंकि महंगी जांचें होती हैं, प्लस इसमें टाइम लगता है। तो लोग सिर्फ दवाई लेकर घर जाना चाहते हैं, तो उनको हमें समझाना पड़ता है कि भाई पहले आप जांच कराइए सो दैट आपकी बीमारी को हम पकड़ पाएँ। अगर शुरुआत में अगर लगता है कि कैंसर के लक्षण हैं या फिर किसी को भी ऐसा अनुभव हो रहा है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो डायग्नोसिस का टेस्ट करवाएं, क्योंकि तभी पता चल भी पाएगा एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो डायग्नोसिस में जैसे एक बार अगर हमारे हाथ में इमेज है जिसमें हमें दिख रहा है कि कोई गांठ है कहीं पर, तो उसका फिर हमें बायोप्सी भी लेनी चाहिए, अगर वो ले सकते हैं। जैसे कि अगर खाने की नली में, आहार नली में या फिर आंतों में कहीं पर कोई गांठ हमें दिख जाए, तो उसका दूरबीन डाल के उसका सैंपल लेकर और फिर उसका इलाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डायग्नोसिस हो गया कि भाई कैंसर है, तो उसका इलाज जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो जो जांचें हैं ये एक तो डायग्नोसिस करती हैं, दूसरा स्टेजिंग भी करती हैं। स्टेजिंग का मतलब है कि कैंसर किस स्टेज में पहुंच चुका है, अर्ली स्टेज में है, क्योरेबल है, अगर लेट स्टेज में आता है तो बहुत मुश्किल होता है उनको क्योर करना, और एडवांस जो लास्ट स्टेज में आता है स्टेज 4 में, तो ज़्यादातर पेशेंट्स सर्वाइव नहीं कर पाते लॉन्ग टर्म। तो ये डायग्नोसिस प्लस स्टेजिंग के दोनों में काम आती हैं जांचें, तो इसलिए बहुत लेकिन जरूरी कई है। बार कैंसर हो या फिर अन्य बीमारियां भी होती हैं, फिर कैंसर में हम कई बार भी देखते हैं कि शुरुआत में अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो क्या चांसेस डायग्नोसिस में ये भी है कि आपको पता नहीं चल रहा है शुरुआती स्टेज में कि कैंसर है कि नहीं है? तो इसलिए बायोप्सी का रोल है कि कई जांचें में जैसे हमें कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं, हम उसको वेट करते हैं या रिपीट जांच करेंगे कुछ दिनों में, या उसकी बायोप्सी लेने की वापस कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग एक बायोप्सी की बिना पे कह देते हैं कि कैंसर नहीं है। कई बार वो सैंपल नहीं आ पाता, जो हमने टुकड़ा लिया उस जांच में कैंसर का कण नहीं मिले, तो वो कह देते हैं कि भाई कैंसर नहीं है। रिपोर्ट में तो ये आएगा, बट गांठ तब भी है, तो गांठ किसी और कारण से होगी, तो उसका रिपोर्ट वापस करनी चाहिए कि कंफर्म करें कि भाई ये है किस तरह की गांठ। तो इसलिए रिपीट बायोप्सी भी करनी पड़ती है, रिपीट जांच भी करनी पड़ती है कुछ टाइम बाद। कुल मिलाकर इस सभी में बायोप्सी का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर किस तो हद तक बायोप्सी का महत्वपूर्ण? मतलब ये होता है कि जो भी बीमारी हमें दिख रही है वो फाइनली वो किस फील्ड में आती है, क्योंकि कई बार कुछ बीमारियां होती हैं जो बिनाइन होती है। बिनाइन मतलब जो आगे बढ़ के कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी, जो लोकल ही वहीं पर ही बढ़ी रहेंगी, जैसे कोई पेट में अल्सर है। दूसरा, अगर वो प्री कैंसरस है, मतलब कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। और तीसरा होता है वो फ्रैंकली कैंसरस ही है, जिसमें वो फैल जाएगा। फैलेगा मतलब वो ट्यूमर उस ऑर्गन से बाहर निकल के दूसरे ऑर्गन्स में फैल जाता है, ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक्स के थ्रू। तो वो जो ट्यूमर है उसको जल्दी से जल्दी उसको बॉडी से निकालना चाहिए या इलाज होना चाहिए उसका। तो ये बायोप्सी तीनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है कि भाई नॉन कैंसरस क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये गांठ बढ़ेगी नहीं या ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। दूसरा है कि भाई कैंसर में कन्वर्ट होने वाली, और तीसरा जो फ्रैंकली कैंसरस है उसका जल्दी से जल्दी इलाज हो।
तो ये बायोप्सी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कुल मिलाकर अगर शुरुआती लक्षण लगते भी हैं या फिर कुछ ऐसा कारण आपको दिखाई भी देता है तो डायग्नोसिस और बायोप्सी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो घातक हो सकता है। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि लोग कैंसर की बायोप्सी से डरते हैं, उनको लगता है कैंसर की बायोप्सी करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा। तो ये गलत भ्रांति है जो कि लोगों में है कि बायोप्सी से फैलता नहीं है, वो डायग्नोसिस होता है तो लोगों को क्लैरिटी मिलती है, मतलब हमें क्लियर होता है कि बीमारी क्या है और क्या आगे इलाज होना चाहिए। तो जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने की ज़रूरत है और जो गलतफहमियां भी हैं उस पर ध्यान ना दें। लेकिन पेट संबंधित कैंसर का इलाज रोहित जी किस तरीके से पॉसिबल है या फिर किस प्रकार से किया जा सकता है? मैडम, पेट के कैंसर्स को अंग के हिसाब से हम इलाज करते हैं। जनरली मल्टी मोडलिटी ट्रीटमेंट होता है, जिसका मतलब है सारी विधियों का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें सर्जरी आता है, रेडियोथेरेपी आता है, कीमोथेरेपी आता है। हर एक ऑर्गन का, जिस ऑर्गन का कैंसर है उसके हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें इन तीनों में से यूज़ होगी वो डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बोलें ईसोफेगस, जैसे आहार नली बोलते हैं, उसके कैंसर में कीमो, रेडिएशन, सर्जरी तीनों ही चीज़ें काम में आती हैं। उसी प्रकार से बड़ी आंत या छोटी आंत का बोले तो केवल सर्जरी और कीमोथेरेपी सफिशिएंट होती है। वैसे ही रेक्टम का अगर कैंसर बोले तो उसमें भी कीमो, रेडिएशन और सर्जरी की ज़रूरत है। इनके अलावा स्टेज 4 के अंदर हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें कीमो, रेडिएशन और सर्जरी के अलावा हमारे पास टारगेटेड थेरेपी आ जाता है, इम्यूनोथेरेपी आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों से और एक डिसीजन करके ट्यूमर बोर्ड के अंदर कि इस पेशेंट को क्या क्या लगने वाला है, क्या क्या मॉडलिटी यूज़ करनी है हमें इसके इलाज के लिए और सही होने के चांसेस कितने, ये सब डिसाइड करके फिर इन ऑप्शंस में से ऑप्शन चूज़ करके ट्रीटमेंट किया जाता है। जो विधि आपने बताई या फिर आपने कहा कि इस प्रकार से इलाज संभव है, कई बार ये होता है कि कॉस्टली बहुत है या फिर लोगों के बीच में ये मैसेज एक गलत तरीके से भी प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं आप करेंगे तो इतना खर्चा आएगा, या फिर हो सकता है कि लक्षण वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो उस भ्रांति को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि जो कैंसर का इलाज हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्योर एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे अर्ली स्टेज का कैंसर हो, स्टेज 1 से स्टेज 3 का कैंसर, उसका इलाज अब महंगा नहीं है। उसके इलाज के अंदर अब इतना खर्चा नहीं होता है, क्योंकि कीमोथेरेपी, सर्जरी एंड इनफैक्ट रेडिएशन थेरेपी भी अब इतनी ज़्यादा महंगी नहीं रही है। ये ज़रूर है कि स्टेज 4 के जो कैंसर्स होते हैं, जिसके अंदर अब नई नई विधियाँ आ रही है, जैसे टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये थोड़ी महंगी है, बट धीरे धीरे वक्त के साथ साल 2 साल के अंदर ये चीज़ भी सही लेकिन हो फिर भी अगर लक्षण दिखाई देते हैं या फिर लगता है कि कोई ऐसी वजह आपको लग रही है जो कैंसर की तरफ आपको लेकर जा रही है, तो अच्छा होगा कि उसको लेकर आप जो जांचें शुरुआती हैं उसको करवाएं। रोहित जी, यही सवाल, सौरभ जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि पेट के संबंधित जो कैंसर है उसका जो इलाज है वो किस तरीके से किया जा सकता है या फिर पॉसिबल है कुछ और? एक्चुअली मैं सर्जन हूँ, तो सर्जरी जो है वो सबसे पहले जो हमने ट्राई किया 1950 से सर्जरी तो होती आई है, बट कैंसर की जो मेजर ट्रीटमेंट अभी बढ़ रहा है वो है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। तो अब तीनों चीज़ों को कंबाइन करके ही हम क्योर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि पेशेंट जल्दी से जल्दी वो सारी चीज़ें जो सिस्टमैटिक तरीके से ले, तो पेशेंट को अवेयरनेस पहुंचाना ज़रूरी है कि सर्जरी का रोल क्या है, कीमोथेरेपी कब लगनी चाहिए, कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है, प्लस रेडियोथेरेपी कब होती है। तो ये एक सिस्टम होता है पूरा, मतलब एक प्रोटोकॉल बेस्ड होता है, ट्रीटमेंट एक फिक्स है। तो पेशेंट की स्टेज के हिसाब से, उनकी कंडीशन के हिसाब से, ट्यूमर की कंडीशन के हिसाब से उनको उस ग्रुप में फिट कर देते हैं कि भाई आपका पहले ऑपरेशन होगा, फिर आपको कीमोथेरेपी लगेगी, जैसे कोलोन कैंसर में। और अगर आप स्टमक कैंसर में हो, इस स्टेज में हो, आपको पहले कीमो लगेगी, फिर सर्जरी होगी। तो ये सिस्टम बहुत क्लियर है। तो जो पेशेंट बाईपास करते हैं, जैसे आप एक इलाज इधर कराओगे फिर दूसरी जगह बोलोगे कि भाई अब पैसा नहीं है, तो आधा इलाज होता है इंडिया में। तो इंडिया में पूरा इलाज अगर ढंग से नहीं होगा तो रिकरेंस हो जाता है, वापस हो जाता है, तो कैंसर फैल जाता है। तो फिर वो बात आती है कि कैंसर ऑपरेशन से फैल गया या कैंसर का इलाज संभव नहीं है, जबकि संभव है अगर पूरा इलाज लिया जाए ढंग से। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ है ठीक होने की, लेकिन अगर इलाज को बीच में रोक दिया जाएगा तो फिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा? और डॉक्टर्स पर ही ये थोप दिया जाता है या फिर अस्पतालों में ये कह दिया जाता है कि वहीं से गलती हो गई है, जबकि अपनी लापरवाही भी कहीं ना कहीं घातक हो सकती है। चलिए, इसी को लेकर चर्चा हम लगातार करेंगे। दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हेल्थ फर्स्ट में हम चर्चा अपने दो खास मेहमानों से करें। डॉक्टर रोहित भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर सौरभ भी हमारे साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल मेरा डॉक्टर रोहित आपसे है कि ऐसे कैंसर के इलाज में आजकल, चूँकि हम आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, तो कौन सी नई तकनीकें हैं जो आ चुकी हैं और जो मददगार भी साबित हो रही हैं? आजकल कई नई तकनीकें आई हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर, जिसके अंदर मेजॉरिटी ज़्यादातर आई है स्टेज 4 के अंदर, जैसे हम फैला हुआ कैंसर बोलते हैं,
जिनमें टारगेटेड थेरेपी आई हैं, इम्यूनोथेरेपी आई हैं, और ऐसी थेरेपीज़ भी हैं जिनको केवल हम ओरली टैबलेट की फॉर्म में ले सकते हैं और हमारी उम्र एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे इम्प्रूव होता रहता है। इसके अलावा रेडिएशन में भी कई नई तकनीक आई है जिसमें IMRT होता है, जिसमें एक ही पर्टिकुलर जगह पे रेडिएशन जाती है, आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उनको साइड इफ़ेक्ट कम होता है। इसके अलावा सर्जरी के अंदर भी रोबोटिक सर्जरी आई है जिसके अंदर ब्लड लॉस कम होता है। तो ऐसी कई नई थेरेपीज़ आ रही हैं और ऑलमोस्ट हर वीक नई कोई ना कोई नई थेरेपी आती जा रही है। लेकिन जब कोई नई तकनीक आती है डॉक्टर रोहित, तो उस पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लोग कई क्वेश्चन भी कर देते हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहें? तो देखिए, क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेंगे ही। नई थेरेपी जो भी आती है वो जनरली थोड़ी बहुत महंगी भी होती है, तो क्वेश्चन पूछना लाजमी होता है। पर कोई भी थेरेपी जो है वो बाकायदा पूरी फेज़ 3 ट्रायल के बाद होती है। 800 से 10,000 लोगों के ऊपर पूरी स्टडी की जाती है और वो कारगर होती है, तभी वो थेरेपी मार्केट के अंदर आती है और तभी FDA लाइसेंस मिलता है कि उस थेरेपी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो उस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल पहले किया जा सकता है। बहुत बार अच्छे से ट्रायल करके ही उनको यूज़ में लिया जाता है। डेफिनेटली। चलिए ठीक है। अब पेट से संबंधित जो कैंसर की प्रोग्नोसिस है वो कैसी है डॉक्टर सौरभ? एक्चुअली ओवरऑल अर्ली स्टेज कैंसर अगर आता है, जो कि स्टेज 1 हम कहते हैं या स्टेज 2 जैसा, उसकी क्योर रेट अच्छी है, मतलब अराउंड 50 to 60% तो होता ही है। बट ज़्यादातर पेशेंट्स लेट स्टेज में आते हैं। तो अगर हम ओवरऑल पूरे ग्रुप को देखें तो कैंसर की चांसेस ऑफ क्योर लेस देन 20% हो जाता है। तो जैसे खासकर जो कैंसर्स बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले होते हैं, जो बहुत पहले ही बहुत स्टेज 3-4 में आते हैं, तो उनका सर्वाइवल ज़्यादा लंबा है नहीं। तो हम जो इस चीज़ को बोलते हैं 5 ईयर सर्वाइवल से नापते हैं कि 5 साल वो आदमी जी सकता है, उसका चांस क्या है। तो जैसे पैनक्रियाज के ट्यूमर में 15 से 20% है, तो 15 से 20% लोग ही 5 साल जी पाएंगे सारी इलाज के बावजूद। तो पैनक्रियाज का कैंसर बहुत खतरनाक कैंसर में से आता है। अब इन ग्रुप में कोलोन कैंसर बहुत अच्छा है, जो इसका 50% to 60% सर्वाइवल रेट है 5 ईयर ओवरऑल। तो ये दिखाता है कि मतलब आप दूसरे कैंसर से कंपेयर करें, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो उसका सर्वाइवल 70 to 80% है, तो मतलब उनसे तो कम है। बट हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि इलाज लेकर ही आदमी को चांस मिलता है। जो आदमी रिफ्यूज़ कर दे या इलाज डिले करे तो फिर वैसे भी कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आधा इलाज लेगा या इलाज पूरी ढंग से नहीं लेगा तो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करते। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर वो बहुत कारणों से रिफ्यूज़ करते हैं इलाज, क्योंकि या तो वो पहले मानते नहीं है कि हमें कैंसर डायग्नोसिस हो चुका है, मतलब वो कंफर्म करते हैं कई लोगों से मिलके, कई डॉक्टर से मिलते हैं, कई बार टेस्ट कराते हैं, फिर ऑपरेशन बोला जाता है तो ऑपरेशन को और डिले करते हैं कि भाई पहले पैसे का इंतज़ाम होगा फिर सब कुछ होगा। तो ये सब डिले से सर्वाइवल रेट कम होती जाती है। इलाज आधा लिया जाता है, उससे सर्वाइवल रेट कम हो जाती है। कैंसर ऑलरेडी स्प्रेड होकर आता है, उससे कैंसर रेट्स कम हो जाती है, सर्वाइवल रेट। तो इसलिए बहुत सारे कारण हैं जिससे इंडिया में कैंसर, GI कैंसर्स की सर्वाइवल रेट बहुत कम है। जो देरी की जाती है, जो इफ़ एंड बट वाली सिचुएशन बन जाती है, उसी को लेकर भी कई बार कैंसर घातक हो जाते हैं, जैसे कि आपने भी कहा। लेकिन कई जो मरीज़ होते हैं या फिर आम लोगों के मन में भी ये सवाल है कि क्या मरीज़ जिसको कैंसर हुआ फिर इलाज के बाद वो ठीक हो गया, तो क्या वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है आम लोगों की तरह? तो ये जब हम कोई एक ऑर्गन को निकालते हैं या ऑपरेशन होता है जो, तो उसमें जो चीज़ हम निकालते हैं उसके बाद हम बॉडी को रीऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब हम नया खाने का रास्ता बनेगा, कुछ इंटेस्टाइन को हम कहीं जोड़ेंगे, तो उसके बाद बॉडी में चेंजेस आते हैं ज़रूर। पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कहते हैं कि अगर वो आदमी अपने आप खा पी ले, चल फिर ले, नॉर्मल लाइफ जी ले, काम कर ले, वो हम चाहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सर्जरी, टाइप ऑफ कैंसर किस स्टेज में है, अगर वो क्योर के पॉइंट ऑफ से हमने ऑपरेट किया है, पूरा इलाज हुआ है, तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स विल रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ, मतलब उनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। बट लाइफ में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, कभी दिखाना पड़ेगा। वैसे भी हमें कैंसर की इलाज के बाद 3-3 महीने में डॉक्टर को चेकअप कराना होता है। तो ये सारे मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर्स में हम सर्जरी इसलिए करते हैं कि पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी पाए, सर्वाइवल के लिए भी करते हैं कि पेशेंट जी पाए, दूसरा उनकी लाइफ भी अच्छी हो जाए। तो जो भी इलाज है उसका फ़ायदा ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि इलाज पेशेंट को बेड रिडन कर देगा या बिस्तर पे ले जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये भी लोगों के मन में होता है कि अगर
आपको शुरुआती स्टेज में पता नहीं चला कैंसर के बारे में, तो फिर कैसे आप नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे? जैसे कि आपने भी कहा कि 4th स्टेज में जाके पता चलता है, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं, तो 4th स्टेज में हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो हम कहते हैं कि पहले तो उनकी लाइफ को बढ़ाने की बात करते हैं कि इलाज से जो आदमी 6 महीने जी सकता है वैसे बिना इलाज के, तो उसको हम साल 1.5 साल निकाल दें, क्योंकि हर आदमी लंबा जीना चाहता है। कोई भी आदमी से आप पूछोगे कि भई आपके पास 6 महीने ही हैं, आप और जीना चाहोगे क्या, तो सब लोग चाहते हैं। तो उस लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और भी दवाइयाँ हैं जिससे हम उनकी जो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस टाइम पे, जैसे पेन नहीं होगा या उन खाना पीना उनका नॉर्मल रहे, उसके लिए सब ट्रीटमेंट्स हैं। बट पेशेंट उसको माने, उसको समझे और फिर इलाज ढंग से ले, वो हम चाहते हैं, अवेयरनेस उसकी फैलाना चाहते हैं। हाँ, इसी के साथ ही डॉक्टर रोहित, एक सवाल मेरा, ये जेन्युइन सवाल लोग पूछते भी हैं कि क्या शुरुआती स्टेज में कोई ऐसे तरीके नहीं है जिससे कैंसर का डायग्नोसिस हो पाए या फिर की जाए? देखिए, कैंसर को जल्दी से जल्दी डायग्नोस करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि जैसे ही आपको कोई भी लक्षण आए तो आप डॉक्टर से मिलें, उसे इग्नोर ना करें, लापरवाही ना करें और उसको पालते ना रहें। बाद में जब बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है तो जनरली पेशेंट जो हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं। इसके अलावा पेट के कैंसर्स के अंदर एक कैंसर ऐसा है, बड़ी आंत का कैंसर, जिसके अंदर हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। अगर वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम करें तो हम कैंसर को जल्दी से जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में, और क्योर होने के चांसेस काफ़ी अच्छे इम्प्रूव हो जाते हैं। तो जनरली कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग हम करते हैं 50 साल से ऊपर के व्यक्ति में। 50 से 75 साल के जो व्यक्ति हैं उनको हर साल स्टूल टेस्ट कराना होता है, हर 5 साल में सिग्मोइडोस्कोपी और हर 10 साल में कोलोनोस्कोपी करानी होती है। चाहे कोई सिम्टम हो या ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो भी 50 से 75 साल की उम्र में ये सारे टेस्ट करने चाहिए, ताकि क्योंकि यही उम्र होती है जिसके अंदर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इस उम्र में अगर हमने तुरंत स्टेज 1 में, स्टेज 2 में ही कैंसर पकड़ लिया तो इलाज का, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा और सही होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन इसमें कोई समय सीमा भी है क्या कि उम्र का भी कोई दायरा हो कि इतने उम्र के लोगों को अगर हो जाता है तो पहले स्टेज में डायग्नोज किया जाएगा, अगर उम्र ज़्यादा है तो नहीं किया जाएगा? इसको लेकर कोई पाबंदी भी है क्या उम्र को लेकर? उम्र को लेकर तो यही पाबंदी है कि जैसे मैंने आपको बताया, स्क्रीनिंग तो 50 से 75 करना है। 75 के बाद पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कराना चाहता है स्क्रीनिंग तो ठीक है, अगर वो सोचता है कि भाई बीपी, डायबिटीज़ सब कुछ है, इतनी ज़्यादा उम्र है ही नहीं तो क्यों फालतू में मैं करवाऊँ, ये होता है। कुछ यंग पेशेंट्स में भी बिल्कुल। और सौरभ जी, पेट से संबंधित जो कैंसर हैं उसको लेकर जो भ्रांतियाँ अभी चल रही हैं, वो भ्रांतियाँ क्या हैं और उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं? एक्चुअली बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बायोप्सी से लोग डरते हैं, तो बायोप्सी से, दूसरा सर्जरी से, दोनों चीज़ों से ये कहते हैं कि कैंसर फैल जाता है। तो जब फैलने की बात आती है तो मैं पेशेंट्स को यही बताता हूँ कि कैंसर ऑलरेडी फैल रहा है, तो हम रोकने की कोशिश करते हैं। बायोप्सी एक जरिया है जिससे हमें पेशेंट को कन्विंस करना ईजी होता है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कैंसर है आपके, तो बोलेंगे कैसे बोला आपने, मतलब आप कैसे, क्या प्रूफ है आपके हाथ में? तो प्रूफ बायोप्सी होती है, 100% प्रूफ वही है। गांठ अगर दिख भी रही है, बायोप्सी नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते 100% कि कैंसर ही है। तो बायोप्सी जिस चीज़ में बहुत रिक्वायरमेंट है, जैसे समझ लो ये गॉल ब्लैडर कैंसर है, तो उसमें हमें बायोप्सी पहले नहीं चाहिए होती है ऑपरेशन से पहले, क्योंकि हमें उसमें बायोप्सी करने से गॉल ब्लैडर रप्चर हो जाएगा, फट जाता है, तो गॉल ब्लैडर से कैंसर बाहर आ सकता है। तो हम गॉल ब्लैडर कैंसर में बायोप्सी नहीं कराते, विदाउट बायोप्सी हम ऑपरेशन कर देते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा होता है कि भाई गांठ है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो कुछ में बायोप्सी हम खुद ही नहीं कराते, और जिसमें हम बायोप्सी कराते हैं उसका रोल ये है कि बायोप्सी के बाद हम उनको कोई अगर कीमो रेडिएशन पहले लगाना है तो वो लग जाए, क्योंकि बिना बायोप्सी के हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी नहीं लगा सकते। तो जो भ्रांति ये है कि अगर हम सर्जरी के लिए बोलते हैं तो पेशेंट बोलता है कि सर्जरी नहीं कराना चाहते, तो वो क्यों, मतलब वो ट्रीटमेंट डिसाइड वो करना चाहते हैं पेशेंट, क्योंकि उनको लगता है कि सर्जरी ज़्यादा बड़ी बात हो गई, खर्चा ज़्यादा आएगा। तो उनको समझना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट हमने, ये सिर्फ एक आदमी की डिसीजन नहीं होता है, ये सब लोगों का मिलके होता है, और ये एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, मतलब दुनिया में ये केयर का स्टैंडर्ड होता है, वही हम फॉलो करते हैं। तो मतलब ऐसा कोई उसी के तहत ही ये कहा जाता है। तो ये हर चीज़ का रोल है। अगर हम कोई ऑर्गन निकालते हैं, जैसे अगर मैं लिवर का हाफ पार्ट निकाल दूं, तो उसका भी पेशेंट को फ़ायदे के लिए निकाल रहा हूँ। मतलब भ्रांति ये है कि कोई चीज़ निकाल दी तो कुछ चीज़ की कमी हो गई, पेशेंट कैसे जिएगा। किसी लोगों के गुदे द्वार को निकाल दिया जाता है तो परमानेंट लेटरिन का रास्ता बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो भी एक पेशेंट के फ़ायदे के लिए, क्योंकि अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो कैंसर बढ़ेगा और वो फैल जाएगा। तो फ़ायदा मतलब उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए, और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो कुछ दिनों बाद
कैंसर जब बढ़ेगा तो वैसे भी वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब पेशेंट को जब हम बोलते हैं ना कि अब इलाज की ज़रूरत है आज, तो पेशेंट उस टाइम पे हरदम दूसरी बात करता है, उसको टाले हाँ, नहीं, टालता कोई है। बहानेबाजी ना करे, बल्कि तो साथ भ्रांति यही है, उनको लगता है कि कैंसर बाद में भी इलाज करा सकते हैं, मतलब वेट कर सकते हैं कैंसर में, जबकि वेट नहीं कर सकते। तो कैंसर को लेकर जो तमाम भ्रांतियां चल रही हैं, अब वक्त है कि उनको दूर भी किया जाए, क्योंकि जो लेट लतीफ़ी की जाती है, बहानेबाजी की जाती है, वो कहीं ना कहीं मरीज़ की ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती है, जैसे कि डॉक्टर सौरभ ने भी जानकारी दी। अब आखिरी रिमार्क मैं लेना चाहूँगी आप दोनों से, जो हमारे दर्शक हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो कैंसर के बारे में तमाम जानकारी चाहते हैं कि उनको सही जानकारी मिले, क्योंकि जानकारी तो हर कोई देता है, लेकिन सही जो उनके लिए सही है वो उनको मिले, तो आखिरी मैसेज या फिर संदेश दर्शकों के लिए। देखिए, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम है पेट से संबंधित, तो उसको इग्नोर ना करें, लापरवाही ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, और डॉक्टर जो भी आपको सलाह देता है उसको पूरी तरह से फॉलो करें, ताकि गलती से अगर ये रोग आपको हो तो जल्दी से जल्दी पता चले और जल्दी से जल्दी इसका इलाज हो। और दूसरा एक मैसेज ये और देना चाहूँगा कि बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है, कैंसर का इलाज बायोप्सी करने के बाद ही शुरू होता है। थैंक यू। बिल्कुल डॉक्टर रोहित। मैं एक्चुअली लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पेट के कैंसर्स क्योरेबल हैं अगर वो जल्दी पकड़ में आए, जो कि हमारी सारी अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी आजकल बहुत जगह अवेलेबल है, तो हमारे पास कई पेशेंट्स जल्दी भी आते हैं और उनको हम क्योर कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है और इलाज जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह के साथ में चालू कराएं, यही मैं संदेश देना चाहूँगा। बिल्कुल, तो कैंसर को लेकर अब जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, और जो जांचें होती हैं या फिर जो प्रोसीजर होता है उसमें अगर कॉपरेट किया जाए डॉक्टर्स का भी, तो फिर इलाज संभव है। अगर शुरुआती स्टेज में पता चल जाता है कैंसर का जो लक्षण है, जो कारण है, वो अगर किसी को भी दिखाई देता है तो तुरंत जाँच करने की ज़रूरत है, लेट लतीफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी का, डॉक्टर रोहित आपका भी, डॉक्टर सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए भी और तमाम जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए भी। इसी के साथ ही हेल्थ फर्स्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।